स्टंटबाजी का ये वीडियो यूपी के कानपुर का है। वीडियो में देखिए सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ये युवक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। एडवोकेट लिखे इस गाड़ी को पहले इन युवकों ने चक्कर घिन्नी की तरह घुमाया और बाद में बोनट पर बैठाकर गाड़ी दौड़ाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के कुशीनगर से आई भीषण सड़क हादसे की इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क पर चलते युवक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद पीड़ित युवक कई फीट हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। बाइक सवार पास पड़े जनरेटर से टकराकर गिर गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। हैरान परेशान करने वाली हादसे की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। पुणे के चाकण शिकारपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पूरी सड़क पर कई घंटों जाम लगा रहा। हादसे में 2 महिलाओं के गंभीर तौर पर घायल होने की खबर है। आसपास खड़े लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने भागने की पूरी कोशिश की और ट्रक दौड़ाने लगा, जिसमें वो फिर एक सरकारी वाहन से टकरा गया। हालांकि बाद में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कर्नाटक का बीदर इलाका उस वक्त गोलियों से दहल गया जब दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने 2 सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग कर 93 लाख रुपए लूट लिए। घटना बीदर के शिवारी चौक की है। तस्वीरों में देखिए कैसे बाइक सवार लुटेरे वारदात को अंजाम देने के लिए गार्ड पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं और गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। डकैती करीब सुबह 11:30 पर हुई जब सुरक्षा गार्ड एटीएम पर कैश लोड करने पहुंचे थे। गोलीबारी के बाद हमलावर नकदी लेकर तुरंत घटनास्थल से भाग निकले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला यूपी के महराजगंज का है। आप सोच रहे होंगे कि ये महिला इतना हंगामा क्यों कर रही है। असल में ये हिंदू महिला बुर्का पहनकर रेस्टोरेंट पहुंची थी। महिला को शक था कि पति का किसी और महिला से संबंध है। रेस्टोरेंट में महिला ने देखा कि पति अपनी महिला मित्र के साथ बैठा हुआ है। ये देखते ही महिला आग बबूला हो गई और उसने बवाल काट दिया। मामला यही नहीं थमा। महिला कॉलर पकड़कर पति को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए विकास भवन तक ले गई, जहां ये शख्स सरकारी कार्यालय में कार्यरत है। यूपी के आगरा से आई इस दर्दनाक तस्वीर को देखिए। जिस गेट के लॉक को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा जा रहा है वो घर एक रिटायर्ड दरोगा का है, जहां दरोगा की बेटी ने अपनी पत्नी को बंधक बनाया हुआ था। आरोपी कमरे का ताला लगाकर महिला को भूखा प्यासा रखता था। ये सिलसिला 4 दिन से चल रहा था। किसी तरह विवाहिता ने अपने भाई को इस दरिंदगी की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला तोड़ा और महिला को बाहर निकाला। कमरे से बाहर आते ही महिला अपने परिवार से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। सड़क पर युवकों के बीच चलते लात घूंसों का ये वीडियो यूपी के झांसी का है, जहां 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर लात घूंसे मारता देख लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ में से कुछ लोगों ने युवक को कड़ी मशक्कत के बाद शांत किया। दोनों युवक आपस में क्यों झगड़ रहे थे, इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है। मार मार हम ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां लड़की को परेशान करने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स की धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि फैसल नाम का शख्स लड़की पर जबरन दोस्ती का दबाव बना रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने शख्स को पुलिस स्टेशन तक सड़क पर पीटा। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने का ये वीडियो यूपी में लखनऊ का है, जहां एक शख्स पर बेखौफ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पिस्टल दिखाकर हमले का आरोप है। घटना लखनऊ में आदर्श विहार कॉलोनी बुद्धेश्वर के पास की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शख्स के सिर पर हमला किया और वो लहूलुहान हो गया। फेंक देंगे, ऑफिस बुला के बेइज्जती करते हैं। जमीन पर बैठकर रोते शख्स का ये वीडियो यूपी के झांसी का है। ये शख्स एक सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर है। नाम है मोहित यादव। रोते रोते मोहित यादव अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं।
हमारे एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो मुकदमा लिख। इंस्पेक्टर मोहित यादव का कहना है कि इन्हें बिना किसी वजह के पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस लाइन में आरआई से छुट्टी मांगने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। मुझे पिछले 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बिना किसी रीजन के। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सर्राफा कारोबार की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। दुकान पर बैठे सर्राफा कारोबारी की महज 16 सेकंड में मौत हो गई। तस्वीरों को देखिए कैसे दुकान में सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठा शख्स अचानक से आगे की ओर गिर जाता है। पास खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही शख्स कुर्सी पर गिरता है, लोग इस शख्स के पास जाकर उसे CPR देने लगते हैं। कई कोशिशों के बाद भी शख्स जब नहीं जागता तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। ये यूपी के आगरा में एक फैक्ट्री ऑफिस का वीडियो है, जहां जो शख्स वीडियो में एंट्री करता दिख रहा है वो एक शातिर चोर है, जो सबकी नजरों से बचता हुआ ऑफिस में एंट्री करता है। ऑफिस टेबल पर रखे पर्स को उठाकर उसे टटोलता है और अपनी जेब में डाल लेता है। उसके बाद खड़ा होकर देखता है कि कोई ऑफिस की ओर तो नहीं आ रहा। फिर शातिर अंदाज में टेबल पर पड़े आईफोन को अपनी जेब में डालकर वहां से भाग निकलता है। आईफोन देखा, इधर रखा। स्टंटबाजी के नाम पर मौत का ये खेल यूपी के अमरोहा में हो रहा है। तस्वीरों में देखिए कैसे ट्रैक्टर से ये युवक खतरनाक स्टंट कर रहा है। देखिए कैसे ये युवक ट्रैक्टर से बैक फ्लिप मारता है। यही नहीं, ट्रैक्टर को 2 पहियों पर दौड़ाने लगता है। ट्रैक्टर पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर रील देखने का ट्रेंड कैसे तेजी से बढ़ा है। ये वीडियो कर्नाटक में बेंगलुरु का है। वीडियो में ये जो शख्स फोन पर रील देख रहा है वो BMTC इलेक्ट्रिक बस का ड्राइवर है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग के साथ साथ फोन है। और ये ड्राइवर ट्रैफिक के बीच में गाड़ी चलाते हुए फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने लगता है, बिना सोचे समझे कि इसकी एक लापरवाही कितने यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC ने एक बस कंडक्टर को निलंबित कर दिया। इसकी वजह ये शख्स है। आप कहेंगे कैसे? असल में जो शख्स आपको बस में बिना वर्दी वाला दिख रहा है वो कंडक्टर नहीं है, बल्कि कंडक्टर की ओर से बस में टिकट के पैसे जुटाने के लिए आया शख्स है। हैरानी की बात तो ये है कि जब इस शख्स से बस में यात्रियों ने पैसे के बदले टिकट मांगी तो इसने टिकट देने से मना कर दिया। इसका दावा है कि ये विजिलेंस स्क्वाड के अधिकारियों को पैसे देता है, जिसके बाद अधिकारी इस बस की जाँच नहीं करेंगे। बस कर्नाटक में कनकपुरा डिपो की बताई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 31 IAS अफसरों का तबादला। बड़ी खबर यूपी से आ रही है। 3 मंडलायुक्त और 14 जिलों के DM का तबादला। विशाख जी लखनऊ के DM बनाए गए। सूर्यपाल गंगवार मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए। ऋषिकेश भास्कर मेरठ के मंडलायुक्त बनाए गए। दीपक मीणा गाजियाबाद के नए जिलाधिकारी। राकेश सिंह CM के सचिव। सत्येंद्र कुमार विशेष सचिव बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों का तबादला। 31 IAS अधिकारियों का तबादला किया। चंद्रमा के रहस्यों को जानने के लिए चीन ने चांद के सबसे सुदूर हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए एक रोवर भेजा। इस रोवर ने अब तक चांद के बारे में वैज्ञानिकों को अहम जानकारी दी, लेकिन नासा की रिपोर्ट है कि इस रोवर की रफ्तार थम गई है, यानी चांद के सुदूर हिस्से से आने वाली अहम जानकारी पर ब्रेक लग गया है। भारत, चीन, अमेरिका सहित स्पेस में प्रगति करने वाले देशों का मिशन है चांद पर जीवन और जरूरी चीजों की खोज। दो 2018 में चीन ने चांद के रहस्यों को जानने के लिए उसके सबसे सुदूर हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए एक रोवर भेजा। U22 नाम के इस चाइनीज रोवर में 6 व्हील हैं और इसने 2018 से अब तक चांद के सुदूर हिस्से से बहुत सी अहम जानकारियां भेजी। अब खबर है कि चीन का U22 रोवर रुक गया है। मार्च 2024 से ये रोवर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।
फरवरी 2023 तक ये रोवर एक लूनर डे में 30 से 40 मीटर तक आगे बढ़ रहा था। अक्टूबर 2023 में इसकी चाल एक दिन में 1 से 2 मीटर रह गई थी। 6 साल में इस रोवर ने 1613 मीटर का सफर किया। चाइनीज वैज्ञानिकों का कहना है कि रोवर के रुकने की वजह के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। ये 10 मीटर गहरे एक गड्ढे के पास मार्च 2024 से खड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि चांद के -100 डिग्री से भी ज्यादा तापमान का इस पर असर पड़ा है। चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह से इसके सिस्टम में खराबी आना भी एक वजह हो सकती है। हालांकि चांद पर इस रोवर का जीवन 3 महीने माना गया था, लेकिन 6 साल तक इसने चांद पर चलते रहकर एक नया रिकॉर्ड जरूर बना दिया है। चांद पर सबसे लंबे सफर का रिकॉर्ड रूसी रोवर लुनोखोद 2 के नाम है। इसने चांद पर सबसे लंबा 39 किलोमीटर का सफर तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सैफ पर हमले के आरोपी की तलाश तेज हो गई है और मुंबई पुलिस की 20 से ज्यादा टीम जांच में जुटी हुई है। जी हां, टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है और प्रभात देवी इलाके में मिली आरोपी की लोकेशन। तो देखिए, 20 टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए और मामले में टेक्निकल सर्विलांस भी किया जा रहा है। और जो आरोपी है उसकी लोकेशंस के बारे में भी पता चला है। प्रभात देवी इलाके में उसकी लोकेशन मिली है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर सैफ अली खान का दुश्मन कौन है और पुलिस की तफ्तीश में अब तक क्या खुलासे हुए। पूरी खबर को विस्तार से आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, पुलिस की 20 टीमें लगाई गई हैं इस मामले में जांच के लिए। अलग अलग टास्क फोर्स बनाया गया, अलग अलग टीमें जुटी हुई हैं और मोबाइल से पहचान की जा रही है। मोबाइल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इस हमलावर को पहचानने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, डंप डेटा से इसकी जांच की जा रही है और मुखबिरों का नेटवर्क भी एक्टिव कर दिया गया ताकि उनसे जो इनपुट मिले उससे इस हमलावर तक पहुंचा जा सके। सीसीटीवी से भी सबूत सामने आए हैं जिसको पुलिस खंगाल रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है और अभी तक एक बड़ी जानकारी यह है कि इस आरोपी का लोकेशन प्रभात देवी इलाके में मिला है। तो इस तरीके से लगातार तफ्तीश चल रही है। हमलावर कैसा है ये देखिए और उसके बारे में क्या जानकारी है। रात 2:33 पर हमलावर नजर आता है। भूरे रंग की कॉलर वाली टी शर्ट पहने हुआ था, लाल गमछा पहने हुए हमलावर नजर आता है। ये बड़ी जानकारियां हमलावर के बारे में। हमलावर के हाथ में हेक्सा ब्लेड की बात कही गई है। आरोपी के हाथ में लकड़ी की छड़ी भी थी। हमलावर ने भागते वक्त कपड़े भी बदले हैं, ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। और इस हमले से क्या सवाल उठ रहे हैं, आखिर हमला करने वाले के निशाने पर था कौन? घर में घुसने वाले के निशाने पर कोई और था क्या? और चाकू में छिपा राज गद्दार या बाहरी किरदार? क्योंकि शक बहुत सारे लोगों पर है और यह सवाल जवाब उसी के दायरे में है। और इस 12वें फ्लोर तक कैसे यह हमलावर पहुंचता है, उसका मकसद क्या है, उसकी एंट्री कैसे हुई, यहां तक ये एक सबसे बड़ी गुत्थी है जो पुलिस सुलझाने में जुटी है। घर का कोई मिला हो सकता है क्या इस हमलावर के साथ? यह भी एक बड़ा सवाल है पुलिस के सामने जिसका जवाब पुलिस ढूंढ रही है। अभिजीत ठाकुर सैफ अली खान के घर से मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत, कई सारे सवाल हैं लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि यह हमलावर कहां है? जी बिल्कुल रवि, और मुंबई पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा सवाल यही है और किसी भी थ्योरी से अभी तक मुंबई पुलिस ने इनकार नहीं किया। बेशक उनका ये कहना है कि ये चोरी के मंशा से गया था और उसके अलावा जो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने डिजिटल सिक्योरिटी और हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट में उसकी एंट्री किस तरीके से हुई अगर वो साधारण चोर था, और एक दिन में ये नहीं किया जा सकता है, इसकी प्लानिंग एक दिन में नहीं हो सकती है। इस थ्योरी से भी पुलिस जो है वो इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती मुंबई पुलिस के सामने यही है कि लोकेशन के आधार पर वो उस शख्स तक पहुंचे, आरोपी तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार करे, तब इन तमाम सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर 20 से ज़्यादा टीमें मुंबई पुलिस की, उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम है, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है, उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। और तमाम चीज़ों के बावजूद
अभी तक इसमें डेवलपमेंट यही है कि आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। मुंबई पुलिस दिन रात इस पर काम कर रही है। देर रात भी सैफ के अपार्टमेंट में पहुंची थी मुंबई पुलिस की एक टीम उस रूट का पता लगाने के लिए जिस रूट से संभावित एंट्री जो है वो आरोपी की हो सकती है, यानी कि जब उसने अपार्टमेंट में प्रवेश किया था तो उसने कौन सा रास्ता अपनाया होगा, इसको मार्क करने के लिए एंट्री जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी, काफ़ी देर तक वहां पर रही और उस रूट को एसेस करने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ से अगर एंट्री हुई तो किस तरफ से वो घुसा होगा। तो ये अंदाज़ा लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें, और ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, क्राइम ब्रांच के अलावा मुंबई पुलिस की टीम भी पहले जा चुकी थी और रूट का असेसमेंट कर चुकी थी। तो तमाम चीज़ें हैं, तमाम तकनीक को लगाकर सबसे पहली प्रायोरिटी जो है मुंबई पुलिस की यही है कि आरोपी को किसी तरीके से पकड़ा जाए। उसके बाद तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी से अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया है, क्योंकि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता उससे पूछताछ नहीं होती और उसके मोटिव के बारे में एक्चुअल ये सामने नहीं आता, तब तक तमाम सवाल जो है लगातार। बिल्कुल अभिजीत, कई सारे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस के सामने चुनौती की तरह खड़े हैं इस वक्त। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए सैफ अली खान पर हमले के बाद करीना कपूर की पहली प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा है करीना कपूर ने? मुश्किल घड़ी में परिवार को परेशान न करें, फिजूल की अटकलबाजी न लगाई जाए, यह भी करीना कपूर ने कहा। परिवार के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है ये। और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री और उनकी पत्नी करीना कपूर खान का पूरा बयान भी क्या है वो जान लीजिए। घटना परिवार के लिए अविश्वसनीय है। हमले की वारदात बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी पूरी घटना हम समझ रहे हैं। कठिन समय से आगे बढ़ रहे हैं। विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपील, मीडिया अफवाहों पर कवरेज से बचे। तो मीडिया से भी अपील करीना कपूर ने की है। और इधर 2 पन्नों की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। एफआईआर कॉपी में सारी जानकारी दर्ज है। घर की सहायिका जो हेल्प थी एलियामा, उसका भी बयान दर्ज हुआ है। हमले से जुड़ी कई डिटेल्स सामने आई हैं इस एफआईआर में। कई बड़ी जानकारियां इस एफआईआर में सामने आई। तो एफआईआर की कॉपी से खुलासों पर पूरी डिटेल क्या है अभी तक की जानकारी एफआईआर के मुताबिक वो हम आपको बता रहे हैं। सैफ और करीना की सहायिका एलियामा ने पुलिस को बताया कि रात 2 बजे के करीब अचानक आवाज हुई। सहायिका एलियामा ने कहा कि आवाज सुनकर सहायिका एलियामा जागी। बाथरूम खुला हुआ था, लाइट जली हुई थी। हमलावर ने कहा कोई शोर नहीं करेगा। हमलावर के पास हेक्सा ब्लेड और छड़ी थी। हमलावर ने 1 करोड़ की डिमांड की और इस बीच सैफ अली खान की एंट्री हुई। गर्दन, कंधे, पीठ और कलाई पर उनको चोटें आई। खून बहने के बाद भी सैफ ने बहादुरी दिखाई। स्टाफ देरी से आया। हमलावर वहां से तब तक फरार हो गया और उसकी भागते वक्त की सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आई है सीढ़ियों से उतरते हुए। तो देखिए 1 करोड़ के लिए सैफ पर हमला, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि एफआईआर से जो जानकारी आई उसमें यही कहा गया कि उसने ये पैसा, ये रकम की डिमांड की। सैफ करीना की घरेलू सहायिका ने पुलिस को यह बताया है। पुलिस को दिए बयान में चौंकाने वाली बात बताई है। हमलावर ने 1 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। हमलावर और सहायिका के बीच झगड़ा बचाने के लिए सैफ वहां पहुंचे थे और आरोपी ने सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हमला किया, 6 बार वार किया। और मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने सैफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। डॉक्टर्स ने इसके बाद जांच की तो पता चला कि सैफ अली खान के शरीर पर चाकू से किए गए 6 वार में नोक से खरोच के 2 निशान हैं, लेकिन सबसे बड़ा घाव उनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ था। बताया जा रहा है कि चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। इसके अलावा सैफ के गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। 2 गहरे घावों की प्लास्टिक सर्जरी भी की गई है। सैफ फिलहाल लीलावती अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किए जा चुके हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। Major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. Mr. Saif Ali Khan
also was monitored during the surgery by Dr. Srinivas Kudwa, our cardiologist, and also my team and assistants who helped me to do this surgery. He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. और सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो डबल इंजन की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आम लोगों की सुरक्षा का भी हवाला दिया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए सुनते हैं। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। और अब खबर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी पर मंडराते खतरे से जुड़ी हुई। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर से जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब पाला बदलने वाले हैं। खबर है कि इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हां, शहबाज शरीफ को किनारा किया जा सकता है। ऐसी बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चीफ गौहर अली खान ने माना है कि उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है और पाकिस्तान में नए समीकरण बन सकते हैं और इस मुलाकात की वजह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान की आर्मी के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान की आर्मी से सत्ता के लिए समझौता नहीं करेंगे। जेल से रिहाई के लिए भी सेना से कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि सेना के दबाव में आकर सौदेबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान में रहा हूं और यहीं मरूंगा। इमरान खान का सेना से किसी भी समझौते से इनकार है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजा युद्ध विराम की। गाजा में युद्ध विराम के समझौते के लागू होने से पहले भीषण बमबारी हुई है। सीज फायर के ऐलान के बीच बड़ा हमला। गाजा युद्ध से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। गाजा में आईडीएफ की रात भर बमबारी हुई। हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। गाजा में हमास के 72 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने चुन चुनकर गाइडेड बम दागे। और इजराइल के हमलों से गाजा में कोहराम। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। गाजा में हमास का वेपन डिपो तबाह। और युद्ध विराम और बंधक समझौते के ऐलान पर इजराइल की बारूदी बौछार ने पानी फेर दिया है। जी हां, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल अब युद्ध विराम से पलट गया है। युद्ध विराम और बंधक समझौते पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने 2 टूक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के समझौते पर हमास को नई मांगे छोड़नी होंगी। अभी युद्ध विराम पर बैठक नहीं होगी। तो इजराइल की वॉर कैबिनेट अभी युद्ध विराम पर फैसला नहीं करेगी। गाजा में हमास को पीछे हटना होगा। हमास वादा खिलाफी कर रहा है, ये आरोप भी लगाया गया। वहीं इजराइल को हमास ने भी वार्निंग दी है। हमास ने कहा है कि इजराइल में सर्वनाश करेंगे। गाजा में इजराइल विफल रहा है। युद्ध विराम हमास की जीत है, बंधक समझौता इजराइल की हार है। अब युद्ध विराम की शर्तें भी जान लीजिए कि क्या क्या शर्तें हैं। आईडीएफ ने नेटजारिम गलियारे से 700 मीटर दूर हटेगा और 1 हफ्ते में राफा सीमा क्रॉसिंग खोलेगा। इजराइल और हमास को 50 घायल लड़ाकों को हर दिन सौंपेगा। इजराइल करीब 3000 लड़ाकों को रिहा करेगा। हमास बदले में इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा। ये समझौते के तहत बातें सामने आई। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देर रात दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में भी उनसे पूछा। सुनिए। डेट भी नहीं दिए हैं और उसके बाद डिस्चार्ज एक बार कर दिए हैं। दोबारा में ये हमारा पास बना हुआ है 86 में और भर्ती है। हाँ, कैन वी हेल्प हिम? ठीक है। इसके जो है यहाँ दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। हाँ, चक्कर वक्कर भी आ जाता है, बेहोश भी हो जाती है। कब से हो रहा है ये? पहले 2 साल पहले था, बीच में सही हो गया था।
परेशान करते कि बाहर जाओ, जहाँ भी नहीं रुकने देते। मरीज के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है सर यहाँ पे। हम देर कहाँ से आई हैं आप? ये बरेली से आए हैं। यहाँ दवा के लिए जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला है लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। अच्छा, ये किया आपका? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा है सर के साथ। नहीं नहीं, अलग है, हाँ, ये अलग है। वहीं दिल्ली एम्स का जायजा लेने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि एम्स के बाहर डटे लोगों पर बीमारी का बोझ और ठिठुराने वाली सर्दी है। एम्स के बाहर सरकारी असंवेदनशीलता, एम्स के बाहर मरीजों की पीड़ा समझी। दूर दराज से इलाज के आस में लोग आते हैं। सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं लोग। ठंडी जमीन, भूख, असुविधाओं के बीच सिर्फ उम्मीद। केंद्र और दिल्ली सरकार जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। राहुल गांधी ने अपने इस दौरे के बाद ये बातें कही। वहीं राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदूषण और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी के मुताबिक आम आदमी पार्टी का झूठ दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। इधर संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला। टीवी 9 से बोले संदीप दीक्षित, केजरीवाल ही शीला दीक्षित के सियासी कातिल हैं। संदीप दीक्षित और अजय माकन ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी को पता है देश विरोधी पार्टी। शीला दीक्षित जी को कैसे याद करते हैं? केजरीवाल के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए थे शीला जी पर। देखिए, एक चीज माने तो उनकी स्मृतियों में जितना एक गर्व हो रहा है वो कमाल है। आज मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई और ऐसा नेता रहा होगा जो अपने जाने के 10 साल बाद जिस तरीके से दिल्ली के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात का दिल में एक अब मैं उसको क्या कहूँ, उसको आप उदासी कहूँ, उसको आप मैं उस इमोशन को नहीं समझा पाता हूँ। बस जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक रूप से शीला जी की हत्या की, इनको राजनीतिक रूप से तो मैं शीला जी का कातिल करार दूंगा।